खबर से आगे मैं हूं मुर्तज़ा सोलंकी, नया दौर की इस नशिस्त के साथ। आज रज़ा रूमी अपनी किसी मसरूफ़ियत की वजह से हमारे साथ शरीक नहीं होंगे, लेकिन कल इंशाअल्लाह वो हमारे साथ होंगे। आज के इस खुसूसी नशिस्त में हमारे साथ शरीक हैं सहाफ़ी, रिपोर्टर वक़ार सती और मुज़म्मिल सुहरवर्दी भी मेरे साथ हैं, और कुछ ही देर बाद ज़ेगम खान मेरा ख़्याल है कि हमारे साथ शरीक होंगे। जो अहम खबर है इस्लामाबाद की वो ये है कि 3 दिन हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार के रहनुमाओं, अराकीन असेंबली, वुज़रा, उनके मुँह से झाग निकल रही थी और शोले निकल रहे थे, और समझ नहीं आ रही थी कि वो एक दूसरे पर क्या फेंक रहे हैं। लेकिन आज ही हमने देखा कि अमन की आशा जो है वो चल पड़ी है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी वो वापस ले ली है, और आज चौथे दिन शहबाज शरीफ साहब ने निहायत एक पुरअमन माहौल में अपनी तकरीर ख़त्म की। इस पूरी 4 दिन की कार्रवाई पे वक़ार सती की खासी नज़र रही है। तो सती साहब, हमें हमारे जो सुनने वाले हैं उनको ज़रा ये बता दें कि ये जंग के बाद आज जो है वो अमन अ, का झंडा कैसे बुलंद हुआ। अपने आप को ज़रा अनम्यूट कर लें और ज़रा इसका जवाब दीजिए। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब। सर, आपने जैसे देखा कि तकरीबन 3 दिन से मुसलसल ये चीजें चल रही थी पार्लियामान में, और ऐसे वाकयात भी हुए जिनकी कोई रवायत नहीं है, जिनकी कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि इससे पहले भी ऐसी चीजें वो हुई हैं। हालांकि हर बजट में तकरीबन अपोजिशन जो है वो एहतजाज करती है, सारा कुछ करती है, लेकिन ये बड़ा मुनफरिद वो इजलास था। इसकी वजह ये थी कि ये शुरू हुकूमत ने किया था, ये हुकूमती वुज़रा ने किया था, हुकूमती एमएनएस ने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद से ये सारी चीजें जारी रही। बहरहाल आज सुबह जब 12 बजे का टाइम था इजलास का, उससे पहले 11:30 बजे स्पीकर कौमी असम्बली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो भी मैंने दिया गया था कि हमारे मामलात हल हो गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये मामलात कैसे हल हुए हैं जी, और जी। क्या क्या आपने क्या गिव एंड टेक किया है, तो उन्होंने थोड़ा सा गोलमोल सी बात की और पूरी बात नहीं बताई, लेकिन बस ये कहा कि मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ सारा कुछ। हमने उनसे पूछा कि सर, जो आपने कुछ लोगों को बैन किया था, और आपकी उस सारे एक्ट से तो नहीं लगा कि आप वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, कि आपने ऐसे लोगों को बैन किया जिनकी जो है ना वो फुटेजेस में वो नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग बैन नहीं हुए जो टेबल के ऊपर चढ़ के वो मारा मारी कर रहे थे, यानी कि वफाकी वुज़रा में से तो वो उसमें से कोई नहीं था। उसका जवाब स्पीकर साहब ने दिया कि देखे, इजलास के दौरान जो कुछ हुआ वो तो सारा मैंने वो किया, लेकिन जो ये वाली चीज थी ये उस वक्त इजलास नहीं हो रहा था, लिहाजा मैंने वो नहीं किया। बादशाह फिर ऑपोजिशन के कहने पे वो सारे लोग जो बैन हुए थे वो वापस आ गए अंदर। उसके बाद अब जो आपस की इनकी जो पार्लियामानी लीडरान हैं उनकी उनकी नुमाइंदों ने मुलाकातें की स्पीकर से। फिर मियां शहबाज शरीफ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने मुलाकात की। उसके बाद ये चीज सामने आई कि जनाब अब हमारे मामला जो हैं वो तय हो गए हैं और अफहम तफहीम से हो गए। थोड़ी देर बाद फिर एक और चीज सामने आई कि हमें यकीनदानी कराई है स्पीकर कौमी असम्बली ने कि जो मुतनाज़ा लेजिस्लेशन हुई थी वो हम उसको रिव्यू करेंगे, उसके लिए एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। और उसके जवाब में गुड जेस्चर के तौर के ऊपर अपोजिशन ने जो कुछ दिन पहले एक नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी के खिलाफ जमा कराई थी, वो विदड्रॉ कर ली, वो वापस ले लिया। हालांकि आपको पता होगा कि परसों एक ऐलान हुआ था कि हमने तो अब स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद जो है हम वो लेकर आएंगे, लेकिन बहरहाल अच्छा उसमें एक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट जराये का ये कहना है कि अगर ये वापस ना लेते तो कल यानी जुमे को इसके ऊपर बाकायदा वो बहस होनी थी, वोटिंग होनी थी, और इसका मुस्तकबिल का फैसला होना था जो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस जमा कराई थी। लेकिन अब वो अपोजिशन ने जो है मुश्तरका अपोजिशन ने बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े तहम्मुल से वो जो है वो उसको वापस ले लिया। लिहाजा ये तो डिप्टी स्पीकर वाली जो जमा हुई थी वो भी वापस हो गई, और जो ऐलान की थी स्पीकर के खिलाफ अब उसका तो फिलहाल वो जवाज नहीं है, वो भी नहीं होगी। सती साहब, अब जिस तरीके के हालात बने हैं,
اس میں آج شہباز شریف صاحب کی تو تقریر ہو گئی. اب اپوزیشن کے آج میرے خیال میں راجہ پرویز اشرف صاحب کی بھی تقریر ہو گئی. ابھی کوئی اور لوگ رہتے ہیں اپوزیشن کے؟ دیکھیے کل جو تقریر کریں گے اپوزیشن کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ انہوں نے تقریر کرنی ہے کل. اس کے علاوہ تمام جو وہ پارلیمانی لیڈران ہیں ان کی باری ہے, اور اس کے بعد تقریباً 40 گھنٹے تک جو وہ بجٹ ہے وہ اس کے اوپر بحث ہوگی, جس میں مختلف جماعتوں کے مختلف جو ایم این ایز ہیں انہوں نے اس کے اوپر وہ بحث کرنی ہے. بہرحال کل جو ہے وہ اپوزیشن کی بڑی تقریر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی ہوگی. تو آپ کب تک توقع رکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئیں گے, اور ان کی تقریر کب تک متوقع ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ویسے عام روایت یہ ہے, جیسے میاں محمد نواز شریف کے دور میں بھی, یوسف رضا گیلانی کے دور میں بھی, راجہ پرویز اشرف صاحب کے دور میں بھی, اور ویسے بھی وزیر اعظم عمومی طور پہ زیادہ تر شرکت کرتے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں میں. قومی اسمبلی میں تھوڑا زیادہ کرتے ہیں, سینٹ میں تھوڑا کم کرتے ہیں. لیکن موجودہ پارلیمانی دور میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم چند دن ہی یہاں آئے ہیں, اور وزیر اعظم اسی وقت آتے ہیں جب بہت کوئی ایمرجنسی کا وہ میٹر ہو. اب یہ دیکھیں 3 دن جو کچھ یہاں ہوتا رہا وہ یہاں بالکل نہیں آئے. ایون کہ آج جو حکمران جماعت کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا وہ بھی پرویز خٹک صاحب نے جو ہے وہ چیئر کیا ہے, وزیر اعظم نے چیئر نہیں کیا. اب وہ کب آئیں گے اور کیا وہ تقریر کریں گے بھی یا نہیں کریں گے, یا ان کے بہاف پہ شاہ محمود قریشی کریں گے, اس کے بارے میں کچھ کہنا وہ قبل از وقت ہوگا. لیکن روایت یہ ہے کہ جو قائد ایوان ہے وہی سم اپ کر, وہی لوگوں کو ہوپ دلاتا ہے, وہی اپوزیشن کو بھی مطمئن کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اور جتنے بھی سوالات ان اراکین قومی اسمبلی خواہ وہ حکومت کے ہوں یا اپوزیشن کے ہوں, جو بھی بجٹ وہ تجاویز ہوتی ہیں ان کے بارے میں اپنا جو اظہار خیال جو ہے وہ قائد ایوان ہی کرتا ہے. لیکن یہ آئیں گے نہیں آئیں گے ان کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں قومی اسمبلی میں جب وزیر اعظم ہی جو چیز کیا کرتے تھے وہ نہیں تھے, ان کی جگہ شاہ محمود قریشی نے کی, یا پرویز خٹک نے کی, یا کسی اور نے کی. وقار ستی, یہ بھی ہمیں بتائیے کہ پہلے یہ خبر تھی کہ عمران خان خود صدارت کریں گے آج جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا, پھر بعد میں پتا چلا کہ نہیں, پھر یہ ہمیں پتا چلا کہ پرویز خٹک نے ایک طرح سے صدارت کی, اور کچھ اس طرح کی بھی خبریں آئیں کہ اس اجلاس کے اندر ایک کوئی خاصی کوئی نوک جھونک ہوئی کچھ وزراء کے درمیان اور معاونین کے درمیان, جن میں علی نواز اوان اور شیرین مزاری کے درمیان بھی کچھ نوک جھونک ہوئی. آپ کو کچھ علم ہے؟ دیکھیے بالکل ایسے ہے کہ آج جو پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس کی صدارت ہے, جو پارلیمانی ان کا جو قائد ایوان ہوتا ہے وہی کرتا ہے, پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہی کرتا ہے, وہ اپنی پالیسی لائن دیتا ہے. جب یہ اجلاس کال ہو رہا تھا اس وقت یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ بالکل اس کو ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اپنے ارکان کو سمجھانے کے لیے آ کے کوئی وہ ایسی بات کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. پرویز خٹک صاحب, اس سے پہلے ایک چیز اور دیکھیں کہ حکمراں جماعت ویسے بھی وہ یہ ایک حکمراں اطاعت تو ہے ہی, جماعت کے اندر بھی بہت سارے گروپس ہیں, جس میں ایک گروپ کو پرویز خٹک صاحب بھی جو ہے ان سے منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک گروپ وہ ان کا ہے. اب جو کچھ 2-3 دنوں سے یہاں وہ پارلیمنٹ میں ہوا, اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خوش نہیں تھے, جو وہاں جو الیکٹیبلز ہیں, جو ووٹ لے کے آتے ہیں, جو مسلسل جو ہے اپنے لوگوں سے رابطے میں ہیں, ان لوگوں کے اس میں تحفظات تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ یہ تو ساری وہ بدنامی حکومت کی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں 3 دن سے سارے پاکستان میں اور بالخصوص انٹرنیشنلی جو ہیڈ لائنز کیا بن رہی ہیں, یہ کس کا کام ہوتا ہے چیزیں جو ہے ساری وہ سموتھ چلانا, حکومت کا کام ہوتا ہے جو وہ ناکام ہو رہی تھی. اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک وفاقی وزیر نے وزیر اعظم صاحب سے کل یا پرسوں کا غالباً کہا کہ سر اگر معاملات جو ہے وہ سموتھلی نہیں چلیں گے تو آپ بجٹ کیسے پاس کروائیں گے, یہ ساری بدنامی ادھر ہو رہی ہے. تو بقول سے انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ جن کا بجٹ ہے وہ پاس بھی کروا لیں گے. انہوں نے ایک اماؤنٹ بتایا کہ 1500 ارب جن کا ہے وہ پاس کروا لیں گے. اس طریقے کی باتیں بھی یہاں پہ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ آج کی ان کی وہ پارلیمانی پارٹی دیکھیں, پرویز خٹک صاحب نے ان کو بڑا واضح وہ پیغام دیا اور ان کو کہا کہ معاملات جو ہے ہم وہ کول ڈاؤن وہ کر کے آگے ہیں,
اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایون کہ اسپیکر کے ساتھ بھی جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی, وہ پرویز صاحب نے خود جو ان کی ایک فوٹیج آئی ہے کہ وہ ایک اس کی سینیٹائزر کی بوتل اٹھا کے پھینک رہے ہیں, اس کے اوپر معذرت بھی کی انہوں نے. اور وہ جو نوک جھوک ہے وہ تو ہے, وہ تو وہ ہوتی رہتی ہے ان میں, اور اب تھوڑا زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے. اس حوالے سے آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان آتے ہیں تو اس کی کوئی ضمانت ہے کہ نعرے نہیں لگیں گے, ان کے خلاف احتجاج نہیں ہوگا, شور شرابہ نہیں ہوگا, جس طریقے سے شہباز شریف کی تقریر کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی, کیا اس کی کوئی ضمانت ہے؟ دیکھیے, ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, ان کے تمام جو پارلیمانی لیڈران ہیں ان کے درمیان, حکومتی ٹیم اور اسپیکر کے درمیان, ان سب نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے. لیکن اب جب یہ ساری بات ہو گئی تھی, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں, جب شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر شروع کی تو اس وقت بھی جو وہ MNAs ہیں کہیں, انہوں نے تھے اور بجانی شروع کر دی تھی. پھر آہستہ آہستہ جب ان کو چیف ویب کی طرف سے بھی اور اسپیکر کی طرف سے بھی, اسپیکر چیئر کی طرف سے بھی کہا گیا تو معاملہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو گیا. وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ شروع ہی وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران جو وہ متنازع نعرے لگے تھے, اس کے بعد یہ جو ہے نا اگریشن کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے ریئیکشن کے طور پہ یہ سارا کچھ کیا ہے وہ حکومت نے. بہرحال اپوزیشن نے اپنی اپنی جو وہ پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے, مسلم لیگ نون کا اس سارے معاملے میں کردار وہ سب سے زیادہ, کیونکہ وہ براہ راست اس کے MNAs اور جو وہ PTI والے ہیں وہ سارے آمنے سامنے تھے. توقع یہی کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کو ڈسٹرب اس سینس میں نہیں کیا جائے گا جس طریقے سے یہاں پہ یہ 2-4 وہ دن پہلے ہوا. لیکن وہ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ میں 2002 سے اسمبلی کور کر رہا ہوں, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہر MNA نے نا جب بھی اجلاس شروع ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی وہ پلے کارڈ اس کے پاس وہ پڑا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس وہ پڑی ہوتی ہے. تو یہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی صلح کر لیتے ہیں, کبھی وہ لڑائی کر لیتے ہیں, کبھی ہنگامہ ہو جاتا ہے, کبھی بالکل شانت ہو جاتے ہیں سارے. ستی صاحب, آپ کی اور بہت ساری مصروفیات ہیں رپورٹنگ کی اور آپ کو جانا بھی ہے, تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو جانے دیں, آپ کیونکہ پارلیمان اور اس کی کمیٹیوں کو کور کرتے ہیں, تو آج قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا جس کی صدارت بلاول بھٹو نے کی, کیونکہ وہ چیئرمین ہے. کیا ہوا, کچھ مختصراً بتائیں گے؟ بالکل بتاؤں گا. اس میں جو بل آ رہا ہے وہ صحافیوں کے حوالے سے حکومت نے جو پیش کیا وہ کمیٹی میں آیا تھا, اور اس میں ایک اس کے اوپر ڈسکشن تھی. دوسرا, جتنے بھی صحافیوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں, جس میں حامد میر صاحب ہیں, ابصار عالم صاحب ہیں, وہ صاحب ہیں, اسد طور صاحب ہیں, عاصمہ شاہی صاحب کے ساتھ جو مقدمات وہ درج ہوئے وہ تھیں, اس کے علاوہ وہ منیزہ جہانگیر تھی. یہ سارے لوگ آئے اور ان سارے لوگوں نے کمیٹی کے سامنے اپنے اپنے ساتھ جو وہ واقعات پیش آئے اس کے اوپر بتایا. وہاں پہ پولیس کے لوگ بھی موجود تھے, FIA کے لوگ بھی موجود تھے, اور ان سب لوگوں سے ایون کے جو اسپیشل سیکرٹری داخلہ ہیں وہ بھی وہاں وہ موجود تھے. اور اس کے اوپر بدقسمتی یہ ہے کہ کسی بھی کیس کے حوالے سے کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو سکی. ایون کہ وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ اسد طور نے یہ وہ سوال اٹھایا کہ وفاقی وزیر داخلہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل جو ملزمان ہیں ان کے قریب وہ پہنچ چکے ہیں, ان کی جو یہ بیانات ہیں وہ کہیں وہ میڈیا کی وہ ہیڈ لائنز کی زینت بنے ہیں, لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ کیوں کچھ نہیں ہوا. تو اس کے جواب میں اسپیشل سیکرٹری داخلہ بھی وہ خاموش رہے, اور کہ DIG آپریشن جو اسلام آباد کے ہیں وہ بھی وہ خاموش رہے. ایک بات جو نئی یہاں پہ آئی, حامد میر صاحب نے کمیٹی کو یہ بتایا کہ اب بھی کچھ مشکوک گاڑیاں جو ہیں وہ ان کا پیچھا کرتی ہیں, جن کی انہوں نے ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں وہ بنائی ہیں, وہ باقاعدہ طور پہ کمیٹی میں اور جو پولیس ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہیں پہ کمیٹی کے اندر ہی کیا ہے. اب جو بل ہے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری یہ بحث ہے. پاکستان بھر کی جو صحافتی کمیونٹی ہے اس کو بھی جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہ آن بورڈ لینا چاہتے ہیں, اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایک اور جو ذیلی کمیٹی 4 رکنی کمیٹی بنا دی ہے, لال چند صاحب اس کی سربراہی کریں گے, اور وہ یہ ساری نیٹی-گریٹیز جو ہیں وہ اس میں دیکھے گی, تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو وہ دیکھیں گے, اور اس کے بعد وہ دوبارہ یہ بل وہ کمیٹی میں آئے گا. ستی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ کو ہم بالکل اجازت دیتے ہیں, آپ اپنا کام کیجئے. مزمل سہروردی, اگر میں آپ سے پوچھ سکوں کہ یہ جو جنگ ہوتے ہوتے جو ہے وہ امن آیا ہے قومی اسمبلی میں, یہ جنگ بندی مستقل ہے, عارضی ہے, آگے کی ہونا؟ نہیں, یہ عارضی ہے. اصل میں نا PTI کھیل رہی تھی جو پچھلے 2 سال
परवेज इलाही साहब ने पंजाब में खेला। मतलब लास्ट ईयर बजट पे पंजाब के परवेज इलाही साहब ने ऑपोजिशन के 4 MPs की पाबंदी लगा दी कि वो इजलास में नहीं आ सकते, हुल्लड़बाजी पे। उसके बाद ऑपोजिशन ने इजलास का बाइकाट कर दिया, बाइकाट हुआ, उन्होंने बजट पास करा लिया आराम से। सबसे इजी तरीका है, जब ऑपोजिशन बाइकाट कर दे तो बजट पास कराना सबसे आसान काम है, क्योंकि फिर ना वोटिंग है, ना कटौती की तहरीकें हैं, ना तकरीरें हैं, ना कुछ है। सीधी रायशुमारी पे आप 2 तकरीरों के बाद ले जाएं। और पंजाब में हमने ये पिछले साल देखा। अच्छा, और इस बार भी मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह ऑपोजिशन बाइकाट करते और वो इजलास से बाहर चली जाए और वो आराम से अपना बजट पास करा लें। क्योंकि ये ठीक है कि जो डिप्टी स्पीकर की अदम एतमाद है, इस पर ऑपोजिशन ने वोट पूरे करने थे और ऑपोजिशन ने 172 का फिगर करना था। लिहाजा अगर गवर्नमेंट अब्सटेन भी कर जाती तो ओनस टू प्रूव मेजॉरिटी वो ऑपोजिशन पे था, जिन्होंने अदम एतमाद मूव की थी। लेकिन बजट के वक्त तो गवर्नमेंट ने भी अपने वोट पूरे करने हैं ना, दोनों तरफ के वोट और पूरे होने हैं। और गवर्नमेंट के लिए अपने वोट एक एक करके पूरे करना इतना आसान नहीं है अगर रायशुमारी हो। क्योंकि आपके सामने इस वक्त पहली जो पार्लिमानी पार्टी हुई, जो इमरान खान साहब ने बजट वाले दिन चेयर की, उसमें काफ लीग नहीं शामिल हुई थी और उन्होंने बाइकाट किया था। बाद में जब हमने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा जी उसी दिन शाम प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया, जो तरक्याती बजट है वो काफ लीग के MNAs के हलकों को नहीं दिया जा रहा था और हमसे स्कीमें नहीं ली गई हुई थी, लिहाजा हमने कहा हम नहीं गए। और एक इजलास में काबीना के शाह महमूद और तारिक बशीर चीमा के दरमियान हार्ड टॉक हुआ था और तारिक बशीर चीमा साहब का मौकफ था कि जब तक प्राइम मिनिस्टर शाह महमूद को शटअप कॉल नहीं देंगे वो कैबिनेट में नहीं आएंगे। लिहाजा वो भी हुआ और उसके बाद तारिक बशीर चीमा और प्राइम मिनिस्टर में भी रिजॉल्व हुआ और शाह महमूद को उसमें माइनस किया गया। तो इत्तेहादियों को मनाना है। आमर लियाकत साहब दी ग्रेट, आपको पता है उन्होंने ऐलान किया है कि वो बजट में नहीं आएंगे। कराची के एक MNA ने ऐलान किया है कि वो बजट में नहीं आएंगे। फिर तरीन साहब के लोगों को लाना भी एक काम है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इजी वे तो ये था कि ऑपोजिशन बाइकाट कर जाती और इस स्क्रिप्ट पे अमल करने की काफी कोशिश की। लेकिन ऑपोजिशन जब पंजाब में बाइकाट करती थी तो उसके पीछे भी स्क्रिप्ट होता था। कहीं से कहा जाता था कि आप बाइकाट कर दें, हमने बजट पास करवाना है। और इस बार चूंकि ऑपोजिशन को किसी ने कहा नहीं था बाइकाट करने के लिए, लिहाजा ऑपोजिशन क्यों बाइकाट करती है? ऑपोजिशन इजलास में बैठी रही। उसने कहा कोई कहेगा तो जाएंगे ना इजलास से, हम ही चले जाए, इनकी बदमाशी में थोड़ी हम जाते हैं। वो जिनके कहने पे हम चले जाते हैं वो कह दें। भले कोई, मेरा मतलब है अली नवाज अवान की गालियों से तो नहीं ये पॉलिटिशियन भाग जाएंगे ईवान से, या शीरी मजारी के चोर चोर कहने से तो नहीं ऑपोजिशन भाग जाएगी। वो जिनके कहने से भाग जाएगी वो कहेंगे तो भाग जाएगी, मुझे कामल यकीन है। लेकिन अगर वो नहीं कहेंगे तो आप 3 दिन की बजाय 30 दिन भी तमाशा लगाते रहते। रोज शहबाज शरीफ आके खड़ा हो जाते हैं और कहता मैंने तकरीर करनी है। आप सार्जेंट एंड एम्स खड़े कर लें, आप सारे खड़े कर लें, आप कहें हम तुम्हें मारेंगे, वो खड़ा है। और अगर वो कहेंगे तो वो नहीं खड़े होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि जो पॉलिटिकल फेवर्स उन्हें 3 साल में मिलती रही हैं उसमें उनकी कोई स्किल नहीं थी। हम उनकी स्किल तो सामने आ गई ना 3 दिन में। बिल्कुल ठीक है ना, वो जिनकी स्किल है वही वो काम कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ एक मुहावरा है, जिसका काम उसी को साजे दूसरा करे तो, ठीक है ना। तो इसलिए एक तो मैं समझता हूँ कि बड़ी डेस्परेट कोशिश की गई है कि ऑपोजिशन बजट का बाइकाट कर दे, लेकिन ऑपोजिशन ने नहीं किया। और जहां तक डिप्टी स्पीकर वाली की अदमी एतमाद वाली बात है, मेरी बात हुई थी उस पर मुस्लिम लीग नून के लोगों से। उनका ख्याल था वो हीट ऑफ द मोमेंट में फाइल कर दी गई थी। वो जिस दिन 21 बिल पास हुए तो ये हुआ, तो बस किसी ने कहा तो एक राय बन गई, उसके पीछे कोई तैयारी मौजूद नहीं थी।
جو ایک نو کانفیڈنس موو کرنے کے لیے تیاری ہوتی ہے کہ آپ کسی کے تحت، وہ نہیں تھی، وہ ہیٹ آف دی مومنٹ میں موو کی ہوئی تھی. تو اس کا یہاں تو اپوزیشن نے بائیکاٹ کرنا تھا، یہاں واپس لینا تھا، اور اس میں سے ان کو ایک سیف پیسج مل گیا اور انہوں نے واپس لے لیا. وہ طے یہی تھا، اس پہ ووٹنگ کرانا کبھی بھی اپوزیشن کا مقصد نہیں تھا، کیونکہ اس سے گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. گورنمنٹ نے اپنے ووٹ پورے نہیں کرنے، اس چیز سے پرابلم ہوگی جب گورنمنٹ نے اپنے ووٹ پورے کرنے ہوں گے. اس لیے ایک تو اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ تو ایز پر اسکرپٹ ہی ہوا جیسا اپوزیشن چاہتی تھی. اس کے بدلے میں انہوں نے جو اسپیڈی گونزالز بن کے جو 21 بل بلڈوز کیے تھے بجٹ اجلاس سے ایک دن پہلے، اس پر ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہے حکومت کے ساتھ کہ ان تمام بلوں پر دوبارہ غور ہوگا سینٹ میں بھیجنے سے پہلے. تو ایک طرح سے اپوزیشن نے اس کے بدلے میں اپنا ایک پاؤنڈ آف فلیش جو ہے وہ لے لیا ہے. مزمل میں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن میں زیغم کو ذرا شریک گفتگو کر لوں. زیغم خان، یہ جو 4 دن جو تماشا لگا رہا ہے اور آج اس کا جس طرح سے وہ ڈراپ سین جو ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ڈراپ سین تو ہونا تھا، ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہے اس نے اسے ہمیشہ تو نہیں چلانا تھا. اس کے جو بھی آبجیکٹیوز تھے اگر ہم گورنمنٹ کے اینگل سے دیکھیں تو ظاہر ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے جتنا ٹائم چاہیے تھا اس سے زیادہ ہی انہوں نے یہ کام کر لیا. آفٹر آل دے آر دا گورنمنٹ، ان کا ہی بجٹ سیشن ہے، انہوں نے ہی بجٹ سیشن پاس کرانا ہے. اگر آپ دیکھیں، فرض کریں کہ ہم وہ کیا حاصل کرنا چاہ سکتے ہیں یا کیا فائدہ ان کو وقتی طور پہ ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بجٹ جو انتہائی تکلیف دہ بجٹ ہے ایک لحاظ سے، اور ایک IMF کا بجٹ ہے اور جس میں بہت سی کمزوریاں ہیں، اس پر جو ڈیبیٹ جس طریقے سے شروع ہوئی تھی، اپوزیشن نے جس طریقے کا اس پر نیریٹو بنایا تھا کہ یہ ایک جیلی بجٹ ہے جو لائٹ آف دا ڈے نہیں دیکھ سکتا، جو چلے گا نہیں، ہوگا نہیں، اور جو ریالٹی ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، وہ اس میکرو اکانومی کی پکچر سے بہت مختلف ہے جو گورنمنٹ بجٹ میں پیش کر رہی ہے. اور اس کو انہوں نے بڑے خوبصورت ایک آسان نیریٹو میں بدل کر کیا بھی تھا، اور وہ ایک طریقے سے سٹیم بھی لے رہا تھا، پاپولر بھی ہو رہا تھا. بجٹ سے مکمل توجہ ہٹ گئی، گفتگو بالکل ہٹ گئی اتنے دن. اور وہ جو ٹائم تھا، ظاہر ہے میڈیا کی اٹینشن تو آج کل بہت ہی کم ہوتی ہے نا، اتنی لمبی اٹینشن تو میڈیا میں رہتی نہیں ہے، تو میڈیا کا بھی بجٹ میں اتنا انٹرسٹ نہیں رہا. یہ اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ ایک فائدہ گورنمنٹ کو ضرور ہوا ہے. دوسری بات اگر آپ دیکھیں تو جو حکومت کا طریقہ کار رہا ہے پورے 3 سال میں کہ اٹ ایکٹس لائک اپوزیشن آف دا اپوزیشن، اور یہ جو ہے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ ہے، یا اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے آفینسو ڈیفense کی، بجائے اس کے کہ اپنی پرفارمنس کو ڈیفینڈ کریں، ایز اے گورنمنٹ بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، سنیں. تو یہ اپوزیشن پر الٹا اٹیک کر دیتے ہیں جیسے کہ ایک اپوزیشن حکومت پہ کرتی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپوزیشن آف دا اپوزیشن. اب یہاں اس وقت ان کی اس اٹیک کا جو ایک مقصد ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو جو انہوں نے ظاہر تقریر کرنی ہے انہیں کسی ناراحت سے محفوظ رکھنا. اور آپ کو ہمیں اندازہ ہے کہ وہ اس معاملے پر کتنے سینسٹیو ہیں کہ اگر ان کی توہین ہو جائے، تقریر کرتے ہوئے ہو جائے، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو انٹرویو بھی جو ہے وہ بہت سلیکٹڈ اور پسندیدہ صحافیوں کو دیتے ہیں، وہ تو سوال بھی سننا پسند نہیں کرتے ایسا جو ان کو پسند نہ ہو. تو تقریر کے درمیان میں اگر ان کی توہین ہو رہی ہو اور وہ لائیو بھی جا رہی ہو جیسے ہوا ہے، ان کے لیے کافی ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو اس کو روکنے کی اگر یہ اسٹریٹجی ہو سکتی تھی تو وہ بھی بظاہر کامیاب ہو گئی کہ انہوں نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی جس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے جو انڈرسٹینڈنگ ہونی تھی اس میں یہ بات طے ہونی تھی یقیناً کہ اگر اسٹریٹجی مل بیٹھ کے کرنا ہے کہ بھائی بس آپ بھی بس کرو اور ہم بھی بس کریں. تو اس لحاظ سے انہوں نے پرائم منسٹر کی سپیچ کو بھی محفوظ بنا لیا. اس لحاظ سے تو گورنمنٹ نے وقتی طور پر کچھ فائدہ جو ہے وہ اچیو کیا ہے، لیکن اس کی کاسٹ کیا ہوئی ہے کہ حکومت کا اپنا امیج ایز گورنمنٹ کیا گیا ہے، حکومت کا ایز یو سی ایز ٹریجری بینچز ان دا ہاؤس کیا گیا ہے، پاکستان کی پارلیمان کا کیا امیج گیا ہے، پاکستان کی جمہوریت کا کیا گیا ہے، پاکستان کا ایز اے اسٹیٹ دنیا میں کیا امیج گیا ہے کہ یہ کس طرح کی ایک بنانا ریپبلک ہے. وہ تو پھر چھوٹی موٹی باتیں ہیں نا، میرے خیال ہے وہ تو حکومت کے لیے اثر نہیں رکھتی. اہم بات تو یہ ہے
کہ वजीर आजम साहब की तकरीर जो है वो एहतराम से सुनी जानी चाहिए। बाकी ये बातें जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये तो सेकेंडरी छोटी मोटी गैर अहम बातें हैं पाकिस्तान की, वैसे कौन सी कोई दुनिया में इज्जत है कि अगर बेइज्जती अब हो गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जो दूसरी बात इससे जो आपने लेजिस्लेशन के हवाले से की, अगर वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और वो एक लिहाज से उसके बगैर भी कोई चारे कार नहीं था, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो ये लेजिस्लेशन लेकर आई थी ये एक फेट अकम्पली के तौर पर लेकर आई थी कि बस इसको लेकर चलना है और इसको बुलडोज करना है। ये उस तरह की लेजिस्लेशन नहीं है, ये FATF की लेजिस्लेशन नहीं है, ये कुलभूषण यादव की लेजिस्लेशन नहीं है, ये लेजिस्लेशन है इलेक्शंस की। और इलेक्शन की अगर लेजिस्लेशन इतना मुतनाज़ा हो तो ये अगले 2 साल भी इनकी जिंदगी हराम होनी थी और इलेक्शन पर भी बहुत बड़ा तूफान खड़ा होना था। और जिस तरीके से आपके सामने आ गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और जिसका ये काम है, अगर वो भी इस तरह का स्टैंस लेकर आता है तो अदालतों में ये क्या क्या चांस स्टैंड करता है ये कानून। अदालतें किस तरह से इजाजत देंगी कि हुकूमत इस तरह की कवानीन को लेकर चले जिसके बाद इलेक्शन मुकम्मल तौर पर बेमानी होकर रह जाए, और जिन कवानीन की मालूम ही नहीं है कि आपने पास कर दिए हैं लेकिन आपको कोई आइडिया ही नहीं है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी वजाहत में कहा है कि ये जो कवानीन है ये कैसे ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होंगे, किस तरीके से चलेंगे। जो डिटेल आपने पढ़ा है उस हवाले से मेरे ख्याल में ये अहम बात है। लेकिन क्या अब इसके बाद ये जो सब अच्छा हो गया, क्या पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है वो अपना असल काम या असल उनके जो 3 काम है वो बेहतर करने लग जाएगी? क्या वो अब लेजिस्लेशन बहुत ठीक तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से करेगी? क्या वहाँ अवाम की जो रिप्रेजेंटेशन का हक है वो ठीक तरीके से 22 करोड़ लोगों को उनके नुमाइंदे ठीक तरीके से अब रिप्रेजेंट करेंगे? क्या अब अपोजिशन जो पार्लियामेंट की है और पार्लियामेंट खुद वो बेहतर तौर पर जो एग्जीक्यूटिव है उसकी ओवरसाइट करेगी? तो मेरे ख्याल है ये उम्मीदें रखना कि अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट इफेक्टिव हो जाएगी, हुकूमत एग्जीक्यूटिव जो है वो अब पार्लियामेंट को एहतराम देना शुरू कर देगी, जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो अब गैर जानिबदार होकर काम करेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी की हेल्थ है वो तो बेहतर नहीं होने लगी। वो जो कुछ किया गया वो भी टैक्टिकल था और अभी जो सुलह की गई है ये भी टैक्टिकल है। तो इस तरह का एब एंड फ्लो होता रहेगा। सूरी साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद थी उसकी मुझे भी समझ नहीं आई थी कि इसकी क्या तुक है, क्योंकि हाउस के कस्टोडियन जो है वो तो स्पीकर साहब हैं। स्पीकर साहब के खिलाफ अदम एतमाद वो मंजूर हो या ना हो उसकी एक बहुत अहम अलामती अहमियत है। अगर वो उसको करते हैं तो वो अपोजिशन का ज़ेगम मैं कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। ये बजट इजलास से एक दिन पहले जो 21 बिल जो बुलडोज किए गए थे उस दिन कौमी असेंबली की जो सदारत थी वो डिप्टी स्पीकर के पास थी जी। डिप्टी स्पीकर ने प्रिजाइड किया था, तो वो उनके खिलाफ एक एहतजाज था जो कि अब वापस ली गई है क्योंकि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है। एक 12 रुकनी कमेटी बनी है जिसमें 6 अरकान हिज़्ब इख्तिलाफ से हैं, जिसमें ये तय होगा कि किस तरीके से जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका अज़ाला किया जाए और सेनेट में जब ये जाएंगे ये बिल तो वो फिर काम ना हो। इस वजह से उनको बनाया गया और इसलिए ये तहरीक अदम एतमाद वापस भी ली गई। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब। लेकिन आप देखिए जो सवाल है इस वक्त, जो अपोजिशन के लिए सवाल है वो ये है कि जो ऑफिस ऑफ द स्पीकर है जिसको उस वक्त डिप्टी स्पीकर रिप्रेजेंट कर रहे थे उस वक्त वो बुलडोज किया गया। देखो पहला वाकया तो नहीं था ना। जो अपोजिशन की ऑफिस ऑफ द स्पीकर से ग्रीवेंसेस हैं ये तो 3 साल पुरानी है ना। बुलडोज भी मुसलसल हो रहा है, शिकायत भी मुसलसल हो रही है। तो अगर ऑफिस ऑफ स्पीकर के साथ उन्होंने अपना अदम एतमाद रजिस्टर कराना है तो वो भी या तो दोनों के खिलाफ ले आते उस वक्त भी, या फिर जो मेन उस ऑफिस को रिप्रेजेंट करते हैं अलामती तौर पर, जैसे आपने फरमाया नाराजगी जाहिर करनी थी ना, तो डिप्टी स्पीकर ने भी अगर किया था तो मेरी राय में तब भी अदम एतमाद का एक अलामती जो है वो उनके जो उनसे सीनियर हैं, जो रियल मतलब जो कुर्सी को होल्ड करने वाले रियल बंदे हैं उनके खिलाफ लाया जाना चाहिए था। तो चलें ये भी ठीक है। इन्होंने अगर एक इस वक्त ये वो पीछे हट गए हैं और अगर कोई मजीद सिचुएशन पैदा नहीं होती, क्योंकि जो कुछ
इलेक्शन एक्ट के नाम पे, इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के नाम पे किया गया है, ये तो बहुत तबाहकुन है। इससे आगे जो कुछ सूरत हाल पैदा हो सकती है और कन्फ्लिक्ट जिस लेवल पे जा सकता है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जिस तरीके से क्रिएट हो सकती है, अगला इलेक्शन जितना कंट्रोवर्शियल और जितना जितना कन्फ्लिक्ट रिडन हो सकता है, और उस इलेक्शन के बाद जो कुछ हो सकता है, उसको तो सोचकर भी रूह कांप जाती है। तो ये तो तसव्वुर ही करना कि इलेक्शन के कवानीन बगैर कंसेंसस क्रिएट किए हुए बुलडोज कर दिए जाएं और फिर उसकी बुनियाद पे इलेक्शन करा दिए जाएं पाकिस्तान जैसे एक मुल्क में, वो तो बहुत ही तबाहकुन है। अगर वहां से भी हम पीछे हट जाते हैं और अहम कवानीन पे कंसेंसस की तरफ आते हैं, तो फिर भी मैं समझूंगा इस एपिसोड का चले कोई अच्छा नतीजा वक्ती तौर पे निकला। सही। मुजम्मिल, ये मुझे बताएं कि गुजर गया कल शायद बिलावल भुट्टो की जो तकरीर चली जाएगी पुरअमन तरीके से, लेकिन आपको कोई इसकी जमानत है कि जब इमरान खान आएंगे और वो तकरीर फरमाएंगे तो हिज़्ब इख्तिलाफ शोर शराबा नहीं डालेगी, और अगर शोर शराबा वो करेंगे तो जो शॉर्ट टेम्पर या शॉर्ट फ्यूज जो है खान साहब का, वो उड़ जाएगा, और उसके बाद वो क्या होगा और किस तरीके से हुकूमत अपोजिशन के साथ करेगी, इसके बारे में कुछ बताइए। एक बात तो मैं समझता हूँ कि शायद इमरान खान स्पीच ना करें, अच्छा। और पहली बात, और जितना है, और दूसरी बात ये है कि अगर वो आएंगे तो अपोजिशन शोर मचाएगी, और ये नहीं होगा कि इमरान खान की स्पीच जो है वो आराम, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो अपोजिशन का सारा केस ही खत्म हो जाएगा ना, और वो तो सारा मैं और आप बैठ के मुकावली ऐसी बात करना शुरू कर देंगे और कहेंगे जी डर गए, मुका हो गया, और फिर सब अच्छा। कहेंगे कि एक शहबाज शरीफ की तकरीर के लिए ये क्यों किया गया और ये हुआ। लिहाजा मैं नहीं समझता। ये हो सकता है कि जो शौकत तरीन साहब की वाइंड अप स्पीच होगी बजट पे एज फिनांस मिनिस्टर, वो सब सुने, जैसे आज असद उमर साहब की तकरीर हुई है, हुकूमती वज़रा की तकरीरें पे शोर नहीं होगा, इधर से अपोजिशन पे नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के लिए कोई बेल आउट पैकेज इस स्टेज पे उसकी कोई ऐसी गारंटी आज मुमकिन है इस वक्त जो दी जा सकती हो पाकिस्तान के सियासी हालात में, क्योंकि वो तो सुसाइडल है अपोजिशन के लिए पार्लियामेंट के अंदर भी। उसके लिए जो CBM चाहिए वो भी नहीं हुए। जहां तक वो जैगम साहब और आप बात कर रहे थे कि वो जो कमेटी बनाई गई है और के कवानीन पे जो जिस तरह पास हुए हैं, आप भी और जैगम साहब शायद इलेक्शन कमीशन का वो प्रेस रिलीज नहीं देख सके। नहीं देखा है, देखा जिसमें है उन्होंने तफजात जाहिर नहीं, कहा है उन्होंने उन्होंने कहा कि कैटेगोरिकली कुछ चीजें तो मावराए आइन है या खिलाफ आइन है, और खिलाफ वहां से उनसे दरवाजा आप खुलता है अदालतों में जाने का। और आप कहेंगे कि उस पे उन्होंने रास्ता बन कहा है कि अगर आप नहीं, ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, ये कानून साजी नहीं चाहिए, आइन में तरमीम चाहिए। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का वो व्यू जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज के जरिए ऑफिशियली जारी किया, उसके बाद कोर्ट्स में जाने का रास्ता तो खुल गया, और PTI को अंदाजा है कि वो पहले भी जब इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ कोर्ट्स में गई है तो इलेक्शन कमीशन के फैसले प्रिवेल किए हैं वहां पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो व्यू है वो बहरहाल फरोग नसीम से बहुत बेहतर है और बाबर अवान से बहुत बेहतर है। जिस तरह का ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल व्यू बनाते हैं ना, आप देखें ना, इन्होंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिफिकेशन कर दिया है कि अब हमें मजीद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, और कोर्ट्स ने वो नोटिफिकेशन भी उठा के फेंक दिया और कहा कि नहीं, वो तो इत्तेफाक राय से बनना है, कंसल्टेशन का ये मतलब नहीं है कि खात तक चेंज हो गए। और मेंबरान इलेक्शन कमीशन पे भी कोर्ट्स ने यही किया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन के प्रेस रिलीज के बाद नजर आ गया कि अगर हम इसको सेनेट से करा लें या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर इसको थ्रू भी करा लें तो उसके बाद ये तब भी ये फॉल कर जाएगा कोर्ट्स में, कोर्ट से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो तो शायद गवर्नमेंट में खुद भी रीथिंक हुआ हो इलेक्शन कमीशन के। हम चूंकि उस वक्त कौमी असेंबली में इतना कुछ हो रहा था और इलेक्शन कमीशन का वो प्रेस रिलीज तो ना
टिकर्स में आ सका, ना हेडलाइंस में आ सका, ना वो अखबारात में उतना जल्दी चल सका, एंड बहुत ही वो चला गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इस सबसे खतरनाक सूरत हाल थी जिसने, क्योंकि जयराम साहब ने जो सारा अगले इलेक्शन का मंजरनामा पेश किया, इलेक्शन कमीशन ने तो उसको आउटराइटली कहा कि ऐसे हो ही नहीं सकता। मसलन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर उन्होंने कहा कि जो अब तक की जितनी मशीनें आई हैं उनका थर्ड पार्टी ऑडिट फेल हो चुका है। मतलब अगर जो फवाद चौधरी साहब ने भी दी हैं और जो पहले भी आई हैं, उन्होंने कहा जी हमने जितना थर्ड पार्टी ऑडिट उसका कराया है उस सब के नाकस नताइज आए हैं और एक मशीन भी अप्रूव नहीं है इस वक्त फॉर ई वोटिंग। और उन्होंने कहा अभी इसमें बहुत काम है। और इसी तरह ओवरसीज के वोटिंग पे और बाकियों पे भी बड़ा कैटेगोरिकल इलेक्शन कमीशन का व्यू आया। तो मैं समझता हूँ उसके बाद गवर्नमेंट ने तो इज्जत बचा ली ये करके कि जी ऑपोजिशन को चलें जी हम कहते हैं कमेटी बना लें और दोबारा खेलते हैं ये सारा, क्योंकि एक्ट तो वैसे ही फेल हुआ जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिफिकेशन फेल हुआ था, जैसे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का नोटिफिकेशन फेल हुआ था। इसी तरह आपको याद है कि इन्होंने सिंध के आइलैंड्स के हवाले से भी एक ऑर्डिनेंस कर दिया था, वो भी फॉल डाउन हुआ। फिर इसी तरह हमने देखा कि इन्होंने नेशनल फाइनेंस कमीशन की वो भी कोर्ट्स में जाकर वापस हुआ तो उड़ गया। तो मुझे इस, और फिर सबसे बड़ी बात आर्मी चीफ की तौसीह का नोटिफिकेशन उड़ गया और कोर्ट्स ने कहा आपको एक सादा नोटिफिकेशन नहीं करना आता। तो मेरा मतलब है इस गवर्नमेंट की जो लीगल सेंस है और खान साहब की जो एक स्टाइल है कि कर दें देखी जाएगी, वो कर दे जो है वो उन्हें पहले भी कई दफा कोर्ट्स में मरवाया और मैं ख्याल इस बार भी सेंस प्रिवेल की है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि परवेज खटक साहब ने पार्लिमानी पार्टी की सरबराही की है। ये मैं तो इसको भी देखे ना जी, अब तक तो शाह महमूद लीड कर रहे थे जहांगीर तरीन के बाद। शाह महमूद तुर्की गए हुए हैं और क्योंकि अब पहाड़ी से नीचे उतरना था तो इमरान खान पहाड़ी से कैसे नीचे उतरे, तो ये पहाड़ी से नीचे उतरने का काम जो है वो परवेज खटक और दूसरे जो फाख्ताएं थी अमन की उनके हवाले हुआ। लेकिन अब मेरे पास क्योंकि 2-4 मिनट ही रह गए हैं तो अपोजिशन के हवाले से एक अहम जो खबर है मैं चाह रहा था कि मुख्तसर जैगम खान से एक तबसरा लूं और आपसे लूं, और वो ये है कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के जो फड्डे चल रहे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन अपोजिशन के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर जो इंटरव्यू दिया है मौलाना फजल रहमान ने, उन्होंने एक दफा फिर पीपुल्स पार्टी को जो है वो हदफ तनकीद बनाया है और ये कहा है कि जी पीपुल्स पार्टी वहां खड़ी है जहां पर अभी पीटीआई खड़ी है, यानी कि ये तकरीबन एक ही सफ़े पे है। दूसरे मेरे अपने जराए ये बता रहे हैं कि अभी जब मौलाना फजल रहमान इजहार यकीयती करने शहबाज शरीफ से मिलने गए थे तो उन्होंने बहुत वाज़े तौर पर शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आपने हुकूमत से किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करना, आपने जो है वो डटे रहना है। तो ये जो मामलात हैं इस पर आप कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल सोलंकी साहब, एक तो क्विकली मुझे इजाजत दीजिए जो इलेक्शन एक्ट है उसके हवाले से देखिए, इसको देखने का एक अंदाजा ये भी हो सकता है, एक तो यही है कि वाकई हुकूमत जो है वो इतनी बेवकूफ है और उसको पता नहीं था कि इसमें कितने इलेक्शन के एक्ट जो वो लेकर आ रहे हैं, कितने उसमें आईनी झोल हैं, इलेक्शन कमीशन उसमें क्या कहेगा और कोर्ट्स उसमें क्या कह सकती हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन के तौर पे पास कराया, एक थ्रेट क्रिएट की और अपोजिशन को वो एक टेबल पर आ गए गुफ्तगू लेने का। आपको मालूम होगा इस इलेक्शन एक्ट को अदालत पार्लियामेंट में लाने से पहले वो मुसलसल दावत दे रहे थे अपोजिशन को आए और बात करें, और अपोजिशन बात नहीं करना चाह रही थी। लेकिन इस एक्ट को लाने के बाद, इस जो अभी तो एक्ट नहीं बना, इस बिल को लाने के बाद कम से कम वो इस बात में कामयाब हो गए हैं कि अपोजिशन को गुफ्तगू की टेबल पर लेकर आए। उसके नतीजे में अगर कोई दरमियानी रास्ता भी निकलता है और कुछ चीजें भी हुकूमत अपनी पसंदीदा बीच में करवा लेती है तो इसकी कामयाबी हो सकती है। तो एक तो ये देखिए, जो अपोजिशन है उसके दरमियान में इख्तलाफ तो बड़ा वाज़ेह है और उसमें मुझे लगता ये है कि अगर सोलंकी साहब आप देखें जो कबायली माशरे होते हैं ना, जब बाहर से उन पर दबाव होता है तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, जब बाहर से थोड़ा दबाव कम होता है तो फिर वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं।
तो इस वक्त इनका ऐसा ही मामला है, जब बाहर से बहुत ज्यादा दबाव था तो ये इकट्ठे हो गए, जब बाहर से दबाव कम हो गया तो ये आपस में लड़ रहे हैं। और मेरी ख्याल ये है कि इस वक्त जो ये तमाम पार्टियां हैं, अब इनके लिए जो हदफ है कोई हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक नहीं है, बल्कि अगला आने वाला इलेक्शन है। और उसमें जो इनकी एक जो बन रहे हैं ग्रुप्स, जो ग्रोह जिस तरीके से बन रहे हैं, वो बड़े वाजे तौर पर हैं, उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। उसमें पीपल्स पार्टी अलग खड़ी है, पीटीआई अलग खड़ी है, मुस्लिम लीग नवाज और उसके इत्तेहादी अलग खड़े हैं। ज़ाहिर है कुछ इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के भी होंगे। अब ये वो लोग हैं जो इलेक्शन में किसी ना किसी तरीके से फितरी इत्तेहादी बन सकते हैं, एक दूसरे का कोई फायदा उठा सकते हैं, या एक दूसरे से झगड़ने में ही उनको फायदा है। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन में कोई भी किसी तरीके का भी ना अलायंस बन सकता है, ना इनके वोट्स आपस में शेयर हो सकते हैं, मेरी राय में बड़ा मुश्किल है। और केपी में जाहिर है, केपी में मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना मिलकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और सिंध में मौलाना की जो थोड़ी बहुत एम्बिशंस है वो पीपल्स पार्टी से लड़कर ही अचीव हो सकती हैं। पीपल्स पार्टी के साथ उनकी बात नहीं बनती, और पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना का भी वोट मिक्स नहीं होता। तो मुझे लगता है इस वक्त ये जिस तरीके के जो बन रही है, ये जो अगला इलेक्शन है उसके हवाले से बनती नजर आ रही है। जी सही सही। मुजम्मिल, अगर मुख्तसर आखिरी कमेंट इस पे आप कर दें। मैं समझता हूँ कि ठीक है कि इस वक्त शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को पार्लियामेंट में साथ लेकर चल रहे हैं, और ये मंजरनामा उनके लिए तो अच्छा नहीं है जिन्होंने पीपल्स पार्टी को पीडीएम में से निकाल कर शोकाज जारी किए थे और ये किए थे। लेकिन शहबाज शरीफ ने आकर पीपल्स पार्टी के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप पार्लियामेंट के अंदर बनाई है, और वो उसको लेकर चल रहे हैं, और पीपल्स पार्टी भी उसको लेकर चल रही है। तो इसलिए उस पर मौलाना की रिजर्वेशंस या शाहिद खाकान की रिजर्वेशंस वो अपनी जगह हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ उसको लेकर चलते रहेंगे, और पार्लियामेंट के अंदर वो पीपल्स पार्टी को और मौलाना दो सबको, सारी अपोजिशन को साथ लेकर चलते रहेंगे। और उनकी राय यही है कि पार्लियामेंट के अंदर की जो सियासत है उसे पार्लियामेंट के बाहर की सियासत से मिक्स ना किया जाए। जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन हमेशा आपस में ताउन करती हैं और बाहर अलग अलग इलेक्शन भी लड़ती हैं। अगर जो जैगम साहब कह रहे हैं, मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि इलेक्शन शायद पीपल पार्टी के साथ मिलकर नहीं लड़ना, और ये बात पीपल पार्टी को भी पता है। लेकिन अगर नहीं भी लड़ना है तो बहुत सारी माजी में भी ऑपोजिशन की वो जमातें जिन्होंने बाद में इकट्ठे इलेक्शन नहीं लड़ना होता था, वो पार्लियामेंट के अंदर तो ताउन जारी रखती थी। उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर लड़ना तो जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं कि मौलाना की बात मानेंगे तो आप ऑपोजिशन में हैं, और अगर आप मौलाना की बात नहीं मानेंगे, अब ठीक है बाप के वोट लिए हुए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, लेकिन अब उस चीज को कितना लकीर पीटी जाए। जो कौमी असेंबली की सियासत है वो सेनेट की सियासत से मुख्तलिफ है। जो सेनेट की नंबर गेम है वो कौमी असेंबली की नंबर गेम नहीं है, और गवर्नमेंट को भी ये पता था कि अगर वो ये सारी लेजिस्लेशन सेनेट में लेके जाए तो शायद सेनेट से तो अप्रूव नहीं होगी, और फिर उसके लिए दोबारा कौमी असेंबली से पास करानी पड़ेगी, या फिर मुश्तरका इजलास बुलाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी ये को एक दफा बुलडोज करने से हो तो नहीं गया था। दूसरा, मैं नहीं समझता कि ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ इन बिल्स पर किसी किस्म के मुज़ाकरात या मुफाहमत करेगी, अपनी तजावीज देगी। वो होगा कि आप ये आगे अगर ना सेनेट में जाते हैं ना मुश्तरका इजलास में जाते हैं, तो ये खुद ही, मेरा मतलब है, ये कानून बनेंगे ही नहीं। बनने के लिए अगला जो एक्ट है अगर वो रुक जाता है 6 महीने साल, तो मजीद बात करने की जरूरत ही नहीं है, ये कमेटियां कभी मिलेंगी ही नहीं। और अगर बहुत कुछ हुआ भी, अगर इन्होंने बिल्कुल वो बुलडोज भी किया और ज्वाइंट सेशन करके कोई एक्ट भी किया, तो जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि ये मावराए आइन है, आपको आईनी तरमीम की जरूरत है, तो जो अदालतों का जो दरवाजा है वो बंद नहीं हुआ। लेकिन हमारा आज का वक्त जो है वो इसी के साथ खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।